आर के क्लास में आपका स्वागत है। विज्ञान भाग प्रथम में हम लोग पढ़ रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आवर्ती झुकाव। आवर्ती झुकाव में धातु और अधातु गुणधर्म। ठीक है, तो आ जाते हैं पुस्तक में। देखिए यहाँ पर दिया गया है पेज नंबर 26 पर। सबसे पहले दिया है, थोड़ा सोचिए। आधुनिक आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त का निरीक्षण कीजिए, उनका धातु और अधातुओं में वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी हम लोगों ने देखा है, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी है और सबको याद भी होना चाहिए। तृतीय आवर्त में कौन कौन से तत्व हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये कह रहा है कि इसको धातु और अधातु में वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पे धातु में कौन कौन से देख रहे हैं? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। जबकि अधातु में कौन कौन से हैं? फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। और दूसरा उसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, कि धातुएं आवर्त सारणी के किस ओर हैं, बाएं या दाएं? तो जैसा अभी हमने देखा, बाईं ओर कौन कौन सी हैं? धातुएं हैं। यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? धातुएं हैं। जबकि दाहिनी ओर क्या है? सल्फर, क्लोरीन, ये सब अधातुएं हैं। तो यानी दाहिनी ओर जो है अधातुएं आ रही हैं और बाईं ओर धातुएं आ रही हैं। तो एक प्रश्न उसका धातु के बारे में था, दूसरा अधातु के बारे में था। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर इस हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तीनों दिया है, इसका उत्तर इस तरह से लिख लेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त के सभी तत्व कौन कौन से हैं? जैसा अभी हमने देखा, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है। जिसमें से धातु में वर्गीकरण करना था, तो धातु तत्व कौन से हो गए? सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। अधातु तत्व हैं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। फिर पूछ रहा था अगला प्रश्न दूसरा, कि धातुएं आवर्त सारणी में किधर हैं, बाएं या दाएं? तो धातुएं आवर्त सारणी में किधर हैं? बाईं ओर हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 था, धातुएं किधर हैं? तो अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पुस्तक में वापस। क्या दिया है? ऐसा दिखाई देता है कि सोडियम, मैग्नीशियम ऐसे धातु तत्व बाईं ओर हैं, सल्फर और क्लोरीन जैसे अधातु तत्व आवर्त सारणी में दाहिनी ओर हैं। का कहने का मतलब आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर जो है इधर धातुएं हैं, दाहिनी ओर अधातुएं हैं, और दोनों के मध्य में कौन से हैं? धातु सदिश, जैसे सिलिकॉन दिया है। ठीक है, यानी जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या धातुओं और अधातुओं को अलग करती है। धातु और अधातु जितने भी हैं सबको टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं क्या करती है? अलग करती है। नीचे देखेंगे तो यहाँ एक चार्ट भी दिया है इस टाइप से। तो ये जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा के इस तरफ बाईं ओर जो है क्या है? धातु हैं, और दाहिनी ओर क्या है? अधातु हैं। और टेढ़ी मेढ़ी रेखा के किनारे जो हैं वो सब क्या दिया है? धातु सदिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु और अधातुओं के विशिष्ट रासायनिक गुणधर्मों में अगर अंतर करके देखा जाए तो हमें यह दिखाई देता है कि जो धन आयन हैं ये धातु से मिलते हैं, और ऋण आयन जो हैं वो अधातुओं से बने होते हैं। ठीक है, अब ये होता क्यों है इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि धातुओं के परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन को खोकर धनायन बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है। धातुओं में कौन सी प्रवृत्ति होती है? को अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन को खो करके धनायन बनते हैं, यानी धनायन बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे ही विद्युत धनता
विद्युत धनात्मकता या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो अधातुओं के परमाणु की क्या प्रवृत्ति होती है कि अधातुओं के परमाणु अपने संयोजकता कवच में या संयोजकता कक्षा में बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे विद्युत ऋणता कहते हैं। समझ में आया? अधातुओं के परमाणु की प्रवृत्ति यह होती है कि वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी संयोजकता कवच में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे ही विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, हमने इसके पहले भी देखा है, आयनों को निष्क्रिय गैसीय तत्वों का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होता है। संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉन खोने की अथवा संयोजकता कवच में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता परमाणु में किस प्रकार निश्चित होती है, इसको हम समझेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि किसी तत्व के परमाणु की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता कवच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें, और साथ ही साथ जो अंदर की कक्षाएं हैं उनमें भी केंद्र की तरफ जो है आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे देखोगे ये केंद्र है, यहाँ पर क्या होता है, धनावेश होता है टोटल, और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ये है। तो यह धनावेश की तरफ जो आकर्षण होगा इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कक्षा के साथ साथ ये अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर भी होता है। मतलब यह आकर्षण जो है सभी इलेक्ट्रॉनों में बढ़ जाता है। तो ये बाह्यतम कक्षा में जो आकर्षण बल होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, कम हो जाता है। कम होने के कारण आकर्षण बल जब कम होता है तो इसको इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो सकता है, और इलेक्ट्रॉन को खो करके वो धनायन बन जाता है। धनायन बनने के बाद इसकी बाह्यतम जो कक्षा है वो पूर्ण हो जाती है। जैसे देख रहे हैं, ये अगर ये इलेक्ट्रॉन खो दिया एक, तो ये कक्षा जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन बचने से कक्षा कौन सी हो गई, अस्थायी हो गई। यानी निष्क्रिय गैसीय का संरूपण प्राप्त करना चाहता है अस्थायी होकर के, इलेक्ट्रॉन खो करके, तो इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन खो करके वो धनायन बन जाता है और उसका स्ट्रक्चर जो है एक अस्थायी परमाणु के रूप में बदल जाता है। ठीक है, और इसी को जो है जब इलेक्ट्रॉन ये खो देगा तो इसे क्या कहेंगे, विद्युत धनात्मकता। अर्थात विद्युत धनात्मकता को क्या कहते हैं, धात्विक गुणधर्म। जबकि इस पे विपरीत क्या होता है कि जब एक ही कक्षा में, जैसे यहाँ एक ही कक्षा है और उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं क्रमशः, कक्षा नहीं बढ़ रही है, सिर्फ बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो जब तक वो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हैं तब तक इसमें खिंचाव जो है केंद्र की ओर कम रहता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो धनावेश भी बढ़ता है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, तो दोनों में आकर्षण बल बढ़ता जाता है। और इलेक्ट्रॉन की एक ही कक्षा में बढ़ने के कारण खिंचाव केंद्र की ओर बढ़ता जाता है। तब इनको इलेक्ट्रॉन का त्याग करना कठिन हो जाता है, तब वो क्या करते हैं, ग्रहण करना शुरू करते हैं। तो जैसे अगर शुरू में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तक हैं या मैक्सिमम 4 तक हैं, तब तो वो इलेक्ट्रॉन को खो सकते हैं, परंतु अगर इलेक्ट्रॉन उससे ज़्यादा होते हैं तब केंद्र की ओर खिंचाव बढ़ जाता है। तो केंद्र की ओर खिंचाव बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना कठिन हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेंगे तब वो क्या करेंगे, बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी संयोजकता कवच में ग्रहण करेंगे, जैसे इधर ग्रहण करेंगे। तो ग्रहण करने पर क्या होगा कि इनकी विद्युत ऋणता बढ़ेगी, और विद्युत ऋणता बढ़ेगी इसका मतलब अधात्विक गुणधर्म क्या होगा, बढ़ जाएगा। विद्युत ऋणता को ही एक प्रकार से कहते हैं अधात्विक गुणधर्म। तो अभी हम दोनों बात को समझ लिए कि विद्युत धनता मतलब धात्विक गुणधर्म और विद्युत ऋणता मतलब अधात्विक गुणधर्म।
ठीक है, कोई भी कक्षा लेंगे, चाहे दूसरे आवर्त लीजिए, तीसरे आवर्त लीजिए, सब जगह वही है। जैसे वाह्यतम कक्षा में 1-2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनके बीच वाह्यतम कक्षा यानी संयोजकता कवच और केंद्रक के बीच खिंचाव अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है, खो करके धनायन बन जाता है। इससे उसमें धात्विक गुणधर्म पाया जाता है। जबकि अगर आगे जाएंगे तो वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण आकर्षण बल भी केंद्रक की ओर बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन को त्यागना कठिन हो जाता है। इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जब ग्रहण करेंगे तो उनकी विद्युत ऋणता बढ़ेगी, अर्थात उसमें अधात्विक गुणधर्म आ जाता है। तो विद्युत ऋणता को अधात्विक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस पुस्तक में। यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया है और इस चार्ट के आधार पर कुछ प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या है? पहला, परमाणु त्रिज्या में होने वाली क्रमशः कमी। अब ये देखिए, ये दिया गया है, ये आवर्त सारणी का ही रूप है। जैसे यहाँ देखिए हाइड्रोजन शुरू है, हीलियम, फिर ये यहाँ पर जो है दूसरा आवर्त हो गया, फिर तीसरा आवर्त हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या में होने वाली क्रमशः कमी, तो हम जानते हैं जैसे जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं, ये एरो बाएं से दाएं दिखाया, लेफ्ट टू राइट दिखाया है, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की क्रमशः वृद्धि होती जाती है। जैसे अभी देखा इधर, एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन, पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, फिर 2 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं। चाहे किसी भी आवर्त में देख लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्रमशः क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की जब वृद्धि होगी तो केंद्र की तरफ क्या होगा, आकर्षण बढ़ेगा। आकर्षण बढ़ने के कारण उसकी दूरी, जो खिंचाव बढ़ेगा आकर्षण के कारण, और त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाएंगे, वाह्यतम कक्षा में यानी संयोजकता कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसके कारण केंद्र की तरफ खिंचाव बढ़ता जाता है। इससे परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। फिर इसका दूसरा दिया है, विद्युत ऋणता और अधात्विक गुणधर्म में क्रमशः वृद्धि। विद्युत ऋणता और अधात्विक गुणधर्म, अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे बाएं से दाएं जा रहे हैं, वैसे वैसे वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तब क्या होगा, केंद्र की तरफ आकर्षण बढ़ेगा, और केंद्र की तरफ आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कठिन हो जाएगा, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर पाएंगे, खो नहीं कर पाएंगे, खो नहीं करेंगे, तब खोएंगे नहीं। तो होगा क्या कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। बाहर से जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो उनकी विद्युत ऋणता क्या होगी, बढ़ेगी, और विद्युत ऋणता बढ़ेगी तो आधात्विक गुणधर्म भी बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं किसी भी आवर्त में, तो विद्युत ऋणता और आधात्विक गुणधर्म में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। इसके बाद दिया है, विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुणधर्म में क्रमशः वृद्धि। यहाँ वृद्धि नहीं होना चाहिए, यहाँ होनी चाहिए कमी। ठीक, गलत दिया है। तो जैसे जैसे किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं, वैसे वैसे धनात्मकता और धात्विक गुणधर्म बढ़ता जाता है। अब धनात्मकता और धात्विक गुणधर्म कैसे बढ़ेगा, जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर शुरू में जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होता है, फिर 2 होता है। फिर से इसको देखिए, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है, बढ़ती। जब संयोजकता इलेक्ट्रॉन कम है तो खिंचाव कम रहेगा, यानी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो सकता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। तो त्याग करके क्या बनेगा, धनायन बनेगा। जब धनायन बनेगा तो इसका मतलब विद्युत धनात्मकता बढ़ेगी। और इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन देखो 2 हो गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसकी अपेक्षा इसको त्यागने में कठिन होगा, क्योंकि आकर्षण बल कम होगा। और आगे जाएंगे तो आकर्षण बल और जो है आकर्षण बलशाली बढ़ेगा, और आगे जाएंगे तो आकर्षण बल केंद्र की ओर क्या होगा, बढ़ेगा। जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खोना मुश्किल होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बाएं से दाएं जाते हैं, केंद्र की तरफ खिंचाव बढ़ता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन को खोने में कठिनाई होती है। जब इलेक्ट्रॉन को खोने में कठिनाई होगी तब उसका क्या होगा, अधात्विक गुणधर्म अपना विद्युत धनता कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन खोएगा तब धनता बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन खोना कम हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे इधर जा रहे हैं आकर्षण बल बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के खोने की शक्ति उसकी कम होती जाती है। और इलेक्ट्रॉन की शक्ति जब कम होगी तब विद्युत धनता कम होगी, और विद्युत धनता कम होगी इसका मतलब धात्विक गुणधर्म कम होगा। तो जैसे जैसे हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे विद्युत धनता में
कमी आती है, अर्थात अधात्विक गुणधर्म में कमी आती है। ठीक है, अब ये हो गया तीनों। अब देखिए इधर ऊपर नीचे भी दिया है, टॉप टू बॉटम। अब परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, कह रहा है जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, किसी भी समूह में देखिए ऊपर से नीचे जब आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है कि हमेशा नई नई कक्षाओं का क्या है, निर्माण होता है। ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे नई नई कक्षाएं जो है निर्मित होती रहती हैं। जब नई नई कक्षाएं निर्मित होंगी तो उनकी दूरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे इधर से आ रहे हैं तो 1 कक्षा है, 2 कक्षा है, जैसा इधर उस दिन देखा भी था कि यहाँ पहले में जो है 1 ही कक्षा है, फिर नीचे आए तो 2 कक्षा हो गई, 3 कक्षा हुई, 4 कक्षा हुई। इस तरह से कक्षाएं क्या होती है, बढ़ती जाती हैं। जब बढ़ेगी, कक्षा बढ़ेगी तो दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। तो हम देखते हैं जैसा जैसा ऊपर से नीचे जाते हैं, नवीन कक्षाओं के निर्माण के कारण केंद्र से वाह्यतम कक्षा के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, इसलिए उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। फिर इसका दूसरा पार्ट देखिए दिया है, विद्युत ऋणता और अधात्विक गुणधर्म में कमी। विद्युत ऋणता और अधात्विक गुणधर्म में कमी। तो अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं किसी भी आवर्त में, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जा रही है, यानी केंद्र से दूरी बढ़ती जा रही है। परमाणु त्रिज्या जब बढ़ रही है तो केंद्रक और वाह्यतम कक्षा यानी संयोजा जो कक्षा लास्ट कक्षा है यानी संयोजकता कक्षा है, वाह्यतम कक्षा है, उसके बीच आकर्षण बल क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो आसानी से त्याग कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में कठिनाई, त्याग करेगा आसानी से तो ग्रहण करेगा ही नहीं, तो ग्रहण करने में कठिनाई है, अर्थात वो ग्रहण नहीं कर पाता। ऊपर वाला ज़्यादा ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रहेगी। जैसे जैसे नीचे आएंगे आकर्षण बल कम होगा तो खिंचाव कम रहने से जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागने में आसानी होगी, तो फिर रिसीव करने में, उसको ग्रहण करने में कठिनाई होगी, यानी ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ग्रहण नहीं करेगा तो क्या होगा, जो है विद्युत ऋणता उसकी कम हो जाएगी। जब ग्रहण करता है तब विद्युत ऋणता बढ़ती है, वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसलिए विद्युत ऋणता में कमी होगी। जब विद्युत ऋणता कम होगी तो अधात्विक गुणधर्म भी कम होगा। अब आते हैं अगले इसके क्वेश्चन पर कि धनात्मकता, विद्युत धनात्मकता में वृद्धि और आध्यात्मिक गुणधर्म में वृद्धि हो जाती है। हाँ, तो बिल्कुल विद्युत धनात्मकता और आध्यात्मिक गुणधर्म में वृद्धि होगी। क्यों, किसी भी आवर्त में देख लें, यहाँ से यहाँ तक जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं की संख्या बढ़ने के कारण जो है परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो आकर्षण बल केंद्रक की ओर जो है खिंचाव कम होगा। जब खिंचाव कम होगा तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन आसानी से खोएगा, आकर्षण नहीं रहेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर सकता है वाह्यतम कक्षा से। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो आसानी से वो धनायन बनेगा। धनायन बनेगा अर्थात उसमें विद्युत धनात्मकता का गुणधर्म बढ़ेगा, और विद्युत धनात्मकता गुणधर्म बढ़ेगा इसका मतलब धात्विक गुणधर्म भी बढ़ेगा, क्योंकि विद्युत धनात्मकता अर्थात धात्विक गुणधर्म। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया संक्षेप में इस तरह से कि जो ये चार्ट दिया है उसके आधार पे हम लोगों ने समझ लिया कि क्या क्या होगा। इसको अगर लिखना चाहें और चार्ट बना के समझना चाहें तो इस समय से भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक फ्लो चार्ट बनाया है हमने, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें सबसे पहले आते हैं आवर्ती झुकाव। आवर्ती झुकाव में क्या क्या है, संयोजकता है, परमाणु आकार है, धात्विक गुणधर्म है, अधात्विक गुणधर्म है। अब संयोजकता अगर देखेंगे तो क्या होती है, ये समूह में अगर जा रहे हैं तो संयोजकता समान होती है, जबकि आवर्त में जा रहे हैं बाएं से दाएं तो संयोजकता क्या है, बदलती रहती है। दूसरा है परमाणु आकार। परमाणु आकार में क्या देखते हैं, समूह में परमाणु त्रिज्या और परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। परमाणु आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार बढ़ेगा ऊपर से नीचे, और जबकि बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या में कमी होती है, इसलिए परमाणु आकार भी कम होता है। इसी तरह से धात्विक गुणधर्म के बारे में आएंगे तो धात्विक गुणधर्म में विद्युत धनता और धात्विक गुणधर्म में वृद्धि होती है। कब, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धनता बढ़ती है अर्थात धात्विक गुणधर्म बनता है, जबकि बाएं से दाएं जब हो जाता है तो बाएं से दाएं जाने पर क्या मिलेगा, विद्युत धनता और धात्विक गुणधर्म में क्या होगी, कमी होगी।
और इसी तरह से अधात्विक गुणधर्म के बारे में अगर देखेंगे तो अधात्विक गुणधर्म जब समूह में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणता और अधात्विक गुणधर्म में कमी होगी, जबकि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता और अधात्विक गुणधर्म में क्या होगी, वृद्धि होगी। विद्युत धनता और ऋणता के बारे में भी परिभाषा बताया, फिर भी चाहे तो देख लो। विद्युत धनता क्या होती है, धातु के परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे ही परमाणु की विद्युत धनता या विद्युत धनात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणता के बारे में अगर देखें तो विद्युत ऋणता इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अधातुओं के परमाणु में बाहर से, यानी बाहर के जो बाहरी हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कवच में अर्थात बाह्यतम कक्षा में ग्रहण करके धनायन बनने की प्रवृत्ति होती है, इसे ही परमाणु की विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पेज पर, दिया है थोड़ा सोचिए, इसको देख लेते हैं। ध्यान में रखिए, ये तो याद करना जो हमने बताया वही चीज़ दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। तत्वों का अधातु गुणधर्म किसके कारण होता है, तो तत्वों का अधातु गुणधर्म उसमें उपस्थित विद्युत ऋणता के कारण है। अगर ऋणता बढ़ेगी तो आधात्मिक गुणधर्म बढ़ेगा। फिर क्या कर रहा है, आवर्तों में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर तत्वों के अधात्विक गुणधर्म में कौन सी आनत्य अपेक्षित है, तो आवर्त में जैसे हम आवर्तों में बाईं से दाहिनी ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणता बढ़ती है, जिससे आधात्विक गुणधर्म भी बढ़ता है। ये हमको आनति दिखाई देती है, मतलब झुकाव दिखाई देता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के अधात्विक गुणधर्म परिवर्तन के पीछे अपेक्षित आनत क्या है, झुकाव क्या है, तो उसका भी देख सकते हैं इस तरह से कि अपेक्षित आनत क्या होगी। इसमें समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता कम होती जाती है, जिसके कारण अधात्विक गुणधर्म कम होता जाता है। ठीक है, तो ये पेज नंबर 26 के जो प्रश्न थे इसका आंसर भी हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे दिया है हैलोजन वंश की श्रेणीबद्धता। हैलोजन वंश कौन होता है, समूह 17 के सदस्यों को हैलोजन वंश कहते हैं। इनका क्या खासियत है हैलोजन वंश का, कि इनका जो सामान्य अणुसूत्र है वो X2 के रूप में होता है। जनरल फार्मूला जो है X2 है। जैसे फ्लोरीन है तो हो जाएगा F2, क्लोरीन है तो Cl2, ब्रोमीन है तो Br2, आयोडीन है तो I2। ये देखिए इसके हिसाब से मिलता रहता है। जैसा जनरल फार्मूला है X2, तो उसी तरह से हैलोजन वंश के जो भी तत्व हैं उनका भी फार्मूला इस टाइप से होता है। दूसरा, इनमें श्रेणीबद्धता कौन सी दिखाई देती है, उनकी भौतिक अवस्था में। अब ऊपर से जाओगे तो ऊपर से नीचे से फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कौन सी, फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों जो है गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है और आयोडीन ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ये भी श्रेणीबद्धता इसमें दिखाई देती है। यानी एक तो श्रेणीबद्धता किसमें, इनके फार्मूले में, दूसरा भौतिक अवस्था में भी दिखाई देता है। ऊपर से जब आएंगे फ्लोरीन, ऊपर ऐसा है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये दोनों जो है गैसीय अवस्था में है, द्रवावस्था, और ये ठोस अवस्था में। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, एक जरा सा दिया है M+2S2, ये एक फार्मूला दिया है जहाँ पर M क्या है, भूक्षारी धातुएं हैं, यानी भूक्षारी वंश के लिए दिया है। भूक्षारी वंश में भी श्रेणीबद्धता पाई जाती है। उसका एक उदाहरण दिया है पानी के साथ अपक्रिया। जब कोई भूक्षारी वंश का तत्व जो है पानी के साथ अपक्रिया करता है तो उसका जो है हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब इसमें क्या पाई जाती है, समूह में स्थित सभी धातुएं भूक्षारी हैं, इसलिए दूसरे समूह के तत्वों को भूक्षारीय वंश भी कहा जाता है। ये भूक्षारीय वंश है ये। तो इस तरह से या आवर्त सारणी देखेंगे तो पूरा याद होना चाहिए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम जो भी है, बेरियम। तो यहाँ पर जो होता है शुरू में जो बेरियम है
मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो बेरिलियम पानी के साथ अपक्रिया करता ही नहीं, पहला वाला जो तत्व है वो बेरिलियम पानी के साथ अपक्रिया करता ही नहीं। जबकि दूसरा इसके बाद नंबर आता है किसका, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम जो है पानी के वाष्प के साथ क्रिया करता है, ठीक है। और बाकी ये तीनों कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम जो है पानी के साथ अवक्रिया कमरे के तापमान पर करते हैं, परंतु इनकी अवक्रिया दर क्रमशः बढ़ती है। तो मतलब ये इसकी कम होगी अवक्रिया दर, इससे ज़्यादा इसकी होगी और इससे ज़्यादा इसकी होगी। तो इसमें भी श्रेणीबद्धता दिखाई देती है कि बेरिलियम पानी से क्रिया ही नहीं करता, जबकि ये कि पानी के वाष्प से क्रिया करता है। और ये तीनों पानी सामान्य तापमान पानी से कमरे के तापमान पर पानी से क्रिया करते हैं, परंतु ये जो है इसकी अपक्रिया दर इसकी अपेक्षा कम होती है और इसकी अपेक्षा, यानी क्रमशः बढ़ती जाती है अपक्रिया दर। ठीक है, तो आज इतना ही, धन्यवाद।